ये जब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे आज। और ये बहुत ही ज़्यादा समझदार टॉपिक है। समझदार इसलिए कि पेपर में आता है, डायरेक्ट आता है, घुमा के नहीं आता। थोड़ा सा पैरा और डाया क्या होता है। डायमैग्नेटिक की पहली प्रॉपर्टी होता क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस अभी देखने में कैसे बता लेगा डायमैग्नेटिक है, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। क्या करता है? अगर आप एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट के दो पोल के बीच में रख दोगे ना, तो क्या करेगा? रस्सी से टांग दिया आपने, वो पोल्स की डायरेक्शन में लाइन नहीं होगा, वो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड से भागता है, बचना चाहता है। दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, दे इवन रिपेल मैग्नेटिक फील्ड। ये रिपेल करते भी हैं और खुद होते भी हैं मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो इनके बारे में पहली बात यही है कि दे रिपेल डोंट अलाउ देम टू पास थ्रू। अलाउ नहीं करते पास करने के लिए। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर होता क्या है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर जो एटम्स का अलाइनमेंट होता है वो इस प्रकार होता है कि अगर मैं बना दूं यहां पे कोई, तो क्या होगा ना, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, दूसरा कर रहा है ऐसे, ऑपोजिट, एक ऐसे, दूसरा कर रहा है ऐसे, एक ऐसे, दूसरा कर रहा है ऐसे। तो ऐसे क्या होता है, एक की मूवमेंट को दूसरा कैंसिल कर रहा होता है, एक की मूवमेंट को दूसरा कैंसिल कर रहा होता है। डाइपोल मोमेंट ऑफ वन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बीइंग कैंसिल्ड बाय अदर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इनका अंदर से क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है डायमैग्नेटिक का, ठीक है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट इज बीइंग कैंसिल्ड बाय अदर इलेक्ट्रॉन, तो इनकी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट शून्य होती है, होती ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वन is being cancelled by that of other। क्यों कैंसिल हो रहे हैं भाई? बिकॉज ऑफ ऑपोजिट मोशन। ये रीजन है कि क्यों रिपेल करता है। अच्छा, अब भैया अगर नॉर्मली ये पड़े हैं, नॉर्मली एक डायमैग्नेटिक चीज नॉर्मली पड़ी हुई है तो उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होती, कैंसिल आउट हो रहे होते सब कुछ। पर जब मैग्नेटिक फील्ड आती है ना तो कुछ और होता है। क्या होता है? जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी, होगा क्या, समझा रहा हूं, लिखवा नहीं रहा क्योंकि बहुत डेप्थ की बात है। जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, तो ये जो है मटेरियल आपका, मैग्नेटिक फील्ड के आने पर इनमें से एक की डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगी और एक की कम हो जाएगी। क्यों? जिसको फील्ड सपोर्ट करेगी उसकी बढ़ जाएगी और दूसरे वाले की कम, अपोज करेगी ना, तो एक की डाइपोल मोमेंट कम हो जाती है और एक की बढ़ जाती है। अब इसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाती है। क्या हो जाती है? एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाती है इसके अंदर, और वो नेट डाइपोल मोमेंट अपोज करती है किसका? आपकी वाली फील्ड का, ठीक है। इसके अंदर जो नेट फील्ड सेटअप होती है ना, वो रिपेल करती है हमारी फील्ड को, इसीलिए हमारी वाली फील्ड इसके अंदर से नहीं जाती, बाहर जाती है। तो ये रीजन बता रहा हूं आपको कि जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है। जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो होता ही है कि मैग्नेट में रखने मात्र से इसके अंदर का एक डाइपोल सपोर्ट के कारण बढ़ जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, एक का मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है। देयर कम्स अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट व्हिच वाज जीरो अर्लियर, और वो मैग्नेटिक मोमेंट आपकी फील्ड को रिपेल करता है, ठीक है। इस कारण जब इसको रखते हैं हम तो ऐसा कुछ होता है। डायमैग्नेटिक फील्ड आएगी, यूं जाएगी, तो डायमैग्नेटिक ऐसे हमारी एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर जो फील्ड सेटअप हुई है वो हमारी फील्ड को रिपेल कर रही है, सपोर्टिव नहीं है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ऐसे हो जाते हैं, नहीं तो मैग्नेटिक अगर नहीं है तो दे आर इररिस्पॉन्सिव, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है इनका। इनके अंदर नेट मोमेंट आया भी फील्ड के आने से ही है, जो कि इसी फील्ड का खुद का अपोज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और बहुत सारी चीजें इसके बारे में जाननी है। ये चार बातें बेसिक है डायमैग्नेटिक की। क्या है? बेसिक।
डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो बहुत आम है, आपने देखे हैं बहुत सारे। मैं कॉपर डायामैग्नेटिक है, पानी डायामैग्नेटिक है, ठीक है, बहुत सारे डायामैग्नेटिक आपने देखे हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है वो डायामैग्नेटिक है। तो उनके नाम कुछ हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम। 5वां पॉइंट, कॉपर, बिस्मथ, पानी, ये सारे डायामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ मटेरियल मैंने आपको बताया, मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई हैं उसके बारे में। ये डायग्राम बहुत जरूरी है, बेसिक बातें बहुत जरूरी हैं, नहीं तो इनके डिफरेंशिएशन के कम से कम 8 से 10 12 पॉइंट है, ठीक है। क्या पॉइंट्स हैं? इसकी ससेप्टिबिलिटी 1 से छोटी होती है, 1 से बड़ी होती है। परमेबिलिटी में क्या फर्क होता है, परमेबिलिटी की रेंज क्या होती है, तो ये सारे हैं, वो हम कॉलम बना के देख लेंगे एक बार, ठीक है। अभी बस जान लेते हैं, इन सबसे मिल लेते हैं। अगला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होते हैं? दे आर नॉट रिपेल्ड, दे आर अट्रैक्टेड, ठीक है, दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दे अलाउ मैग्नेटिक फील्ड टू इनमें भी सेम होता है, ये जब नॉर्मल पड़ा होता है तो कैंसिल होता है ये सारा, ठीक है, समझ रहे हो? पैरामैग्नेटिक के बारे में और क्या जानते हो तुम लोग? ये जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, क्या मैग्नेटाइज बहुत जल्दी हो जाता है, और इसकी वो चीज बहुत ज्यादा होती है, क्या कहते हो तुमसे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसकी बहुत ज्यादा होती है, ये खुद जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है पैरामैग्नेटिक। इसकी जो वैल्यू होती है किसकी, एम की वैल्यू, एम वेक्टर, कैपिटल एम वेक्टर, वो इसका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर अच्छी खासी फील्ड लगाओगे तो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक। दे अलाउ मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू। इसमें डायग्राम कैसे बनता है? पैरा ऐसा कुछ, ये पैरा है, ठीक है। पैरा की और कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे? इसका एग्जांपल हो सकता है, और ये इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो डाइपोल सेट होते हैं ना, डाइपोल्स, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे होते हैं, उनकी कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होती है, कुछ वेरी स्मॉल, बट देयर इज सम नेट डाइपोल मोमेंट इनिशियली। और जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, उनकी फील्ड और मेरी फील्ड अट्रैक्ट कर लेती है, एक्सटर्नल फील्ड के साथ वो अट्रैक्शन हो जाती है। इनके पास भी एक्सटर्नल फील्ड आने के बाद फील्ड आई थी, फील्ड बनी थी इनके अंदर, लेकिन उस फील्ड ने हमारी फील्ड को रिपेल कर दिया। यहां पर भी अलाइनमेंट इस प्रकार होता है कि सारे डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड लेके आते हैं तो वो हमारी एक्सटर्नल फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बढ़ जाते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्मॉल डाइपोल मोमेंट्स आर समड अप, सारे डाइपोल मोमेंट सम करके एक फील्ड बनाते हैं अंदर अंदर, जो हमारी फील्ड को अट्रैक्ट करती है, इसलिए अट्रैक्शन होता है, ठीक है। एक छोटी सी बात है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, नहीं करते, डायमैग्नेटिक टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे तो इनकी मैग्नेटाइज होने की या डीमैग्नेटाइज होने की ताकत कुछ बढ़ घट नहीं जाएगी, किसकी, डाया की। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये मैग्नेटिक जाने नहीं दे रहे अपने अंदर से, पैरामैग्नेटिक जाने दे रहे हैं, तो जाने दे रहे हैं तो ये मैग्नेटाइज हो सकते हैं ना। इनको मैग्नेटाइज कैसे करोगे? फील्ड इनके अंदर जाएगी तो मैग्नेटाइज होंगे, ये नहीं हो सकते, मुश्किल है। ये जल्दी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। और टेम्परेचर, एक टेम्परेचर आता है जिस तक आप इन्हें आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज कर सकते हो, ठीक है। उसे क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम क्यूरी लॉ में। तो एक टेम्परेचर तक इन्हें आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। इनकी मैग्नेटाइज होने की क्षमता टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, समझ रहे हो। गर्मी बढ़ा दोगे तो अलग तरीके से काम करेंगे, गर्मी कम होगी तो अलग तरीके से काम करेंगे। इसमें गर्मी बढ़ाओ घटाओ सेम तरीका, कोई डरने की बात नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा नहीं होगा ये बात तो दूर की है, अलग बात है। ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेलेबल भी, तो रिपेल तो बिल्कुल नहीं होगा, अट्रैक्टिव वगैरह। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा देता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से जो फील्ड गुजरती है, सॉफ्ट आयरन कोर, मैग्नेटिक फील्ड की खुद की वैल्यू हल्की सी बढ़ जाती है, ज्यादा नहीं, हल्की सी। इतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या इसको सपोर्ट करेगी? ये खुद सपोर्ट करता है उसको।
तो ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज feebly increased when passed through a paramagnetic substance, मतलब थोड़ी सी इंक्रीज। जब इसे फ्रीली सस्पेंड करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इसे अट्रैक्ट कर लेती है, अच्छा खासा अट्रैक्ट होता है। इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड वेरी इजीली इनसाइड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। पैरामैग्नेट जल्दी मैग्नेटाइज हो जाते हैं फील्ड के अंदर रखने पर, और इनकी जो खुद की फील्ड होती है बढ़ा देती है हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड पूरा इनके अंदर से पास करती है। यहाँ तो देख रहे हो इधर बाहर से जा रही है, फेरो। अगर आप इसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे ना, इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इट इमीडिएटली मूव्स फ्रॉम वीक रीजन टू स्ट्रॉन्ग रीजन। इनको मैग्नेटिक फील्ड में रहना बहुत पसंद है। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और आपने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, अपने आप अट्रैक्ट होकर वहां चला जाएगा जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, वहीं रहेगा पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग वाली में। हाँ जी, इसके अंदर के डाइपोल्स बहुत तगड़ा सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं ना, उनकी डाइपोल मोमेंट ऐड ऑन हो जाती है हमारे डाइपोल मोमेंट से, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है यहाँ बढ़ जाएगी, यहाँ जितनी है उतनी रहेगी। जब फील्ड इसके अंदर से गुजर रही होगी ना पूरी, देखो यहाँ पूरी नहीं गुजर रही ना, तो अगर ये बढ़ाने का प्रयास भी करेगा थोड़ा बहुत, तो उतनी वैल्यू तो नहीं आ पाएगी जितनी यहाँ पे है। लेकिन यहाँ ये पूरी फील्ड को अपने अंदर से गुजारते हैं और अपनी डाइपोल मोमेंट भी इनको बहुत सपोर्ट करती है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। एक पैरामैग्नेटिक की वजह से, एक फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो फील्ड इंड्यूस हुई है उसको डिटेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन एक पैरा के अंदर बहुत मुश्किल। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर या फिर उनकी पैरामैग्नेटिज्म डिटेक्ट करने के लिए आपको बहुत तगड़ी फील्ड चाहिए। आप बहुत तगड़ी फील्ड दोगे ना, तब वो फील्ड को सपोर्ट करेंगे, उनके अंदर इंडक्शन होगा। फेरो में अगर आप वीक फील्ड लोगे ना, तो भी इनके अंदर इंडक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक इंड्यूस जाएगी इनके अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ज्यादा फील्ड नहीं होगा तो भी इंड्यूस हो जाएगी। एक टेम्परेचर तक, जैसे वो थे वैसे ही है, जैसे वो थे वैसे ही है। एक टेम्परेचर तक तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आती, इनकी जो ताकत है मैग्नेटाइज होने की, डीमैग्नेटाइज होने की सेम रहती है। एक टेम्परेचर के बाद इनकी भी और पैरा वालों की भी ताकत बदलने लग जाती है। इनकी मैग्नेटाइज होने की क्षमता टेम्परेचर पर डिपेंड करने लग जाती है, पर एक टेम्परेचर से के बाद, उस टेम्परेचर पहले दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। उस टेम्परेचर का नाम होता है क्यूरी टेम्परेचर। अगर कोई आपसे पूछे, ये नॉर्मल था सवाल कि हीट करने पे होगा क्या, डाया पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाया वैसे भी फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था कुछ भी। लेकिन पैरा और फेरो की मैग्नेटाइज होने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। पैरा और फेरो के अंदर जो डाइपोल्स बन रहे थे एटम के अलाइनमेंट की वजह से, वो डाइपोल्स ना डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय नहीं होते, मतलब एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी पोजीशन इधर उधर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे थर्मल एजिटेशन होगा, थर्मल एजिटेशन होगा तो एक्साइटेशन होगी, यूं यूं एटम्स घूमेंगे, जितनी उन पे एनर्जी आएगी उतनी उनकी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। पोजीशन हटी तो डाइपोल का अलाइनमेंट हटा, अलाइनमेंट हटने की वजह से उनकी मैग्नेटाइजेशन की पावर उतनी नहीं रहेगी। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से काफी ज्यादा, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर, पैरा और फेरो की मैग्नेटाइज होने की क्षमता कमजोर हो जाती है। व्हेन दे आर हीटेड देयर मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। अब ये सारी छोटी छोटी बातें ना, ये एक लूप है जिसमें करंट चल रहा है ऐसे, तो अगर ये करंट ऐसे चल रहा है, ये वाली साइड अगर मैं बाहर मान लेता हूं, तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि करंट जो है ऐसे
तो मैग्नेटिक लाइन जो होगी वो बाहर की तरफ आएंगी। तो क्या नॉर्थ पोल है? इट विल एक्ट एज साउथ पोल। तो एक तरह से ऐसा एक बार मैग्नेट जैसे भी हो गया, इसमें भी फील्ड लाइन ऐसी निकल रही होती है। तो हमने सिंपल बोला कि एक करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ बार मैग्नेट, और इसे बार मैग्नेट ही बोलेंगे, खिंचा हुआ नहीं है, इसे बोलेंगे डाइपोल। एक मैग्नेट डाइपोल, एक तरफ से साउथ एक तरफ से नॉर्थ, ठीक है। तो ये जो आपने बनाया है, तो हमने देखा इट इज बेसिकली अ मैग्नेटिक, ठीक, ये मैग्नेट डाइपोल है। डाइपोल मोमेंट होता है m वेक्टर, ठीक है। उसमें क्या था, लेंथ इनटू चार्ज, क्या था, लेंथ इनटू चार्ज। दो चार्जेस हैं, इक्वल अपोजिट होने चाहिए, उनके बीच का लेंथ। यहां पे क्या है, दो पोल्स है, दो पोल्स है, इक्वल ऑपोजिट होने चाहिए, एक नॉर्थ एक साउथ, वैल्यू बराबर, साइन ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। ये पोल है और यहां पर लेंथ नहीं लेंगे हम लेंगे एरिया, क्या लेंगे, एरिया। तो जो करंट चल रहा है जिनकी वजह से पोल्स बने हैं, तो ये वाला करंट आई इनटू इस लूप का एरिया कहलाएगा मैग्नेटिक डाइपोल। तो इस करंट कैरिंग लूप को हमने डाइपोल प्रूफ तो कर दिया डायग्राम बना के कि भाई करंट चल रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे फील्ड जा रही है, तो ये तो भाई अपना डाइपोल है, दो पोल बन रहे हैं इसके अंदर। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m वेक्टर इज इक्वल टू k i a, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और ये दोनों ही होते हैं परपेंडिकुलर टू द एरिया, यहां पे बोलते हैं अलोंग द नॉर्थ। इसके बाद ये k जो होता है 1 प्रूव हो गया लास्ट में, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया m वेक्टर इज इक्वल टू I into A, where A is the cross section area of the loop and I is the current through the loop, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है, आप कहीं पर भी निकाल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। एक एटम जो है वो डाइपोल है, प्रूफ करना है। हम कह रहे हैं एटम डाइपोल होगा, प्रूफ क्या करना है, एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब ऐसे करंट चल रहा है, करंट सर्कल में करंट चलेगा तो ये तो बन गया, तो ये डाइपोल है, तो वो भी डाइपोल। हम उसकी डाइपोल मोमेंट निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो मैंने मान लेता हूं भाई ये बोहर भैया है, ये न्यूक्लियस भैया है, न्यूक्लियस है सेंटर में, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो करंट कैसे चल रहा होगा, अपोजिट चल रहा होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन बोहर की ऑर्बिट में किस स्पीड से चलता है, ठीक है। उस स्पीड को मान लिया हमने v, ये गिवन है। अच्छा, अब हमें करंट तो गिवन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है, और क्या गिवन है, रेडियस, बोहर की ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने निकालने का प्रयास किया। मैग्नेटिक मोमेंट वाज I into A, so we started I is Q by T into A। तो हमने लिखा टाइम क्या होता है भाई, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। जब एक इलेक्ट्रॉन पूरा चक्कर काटता है तो डिस्टेंस होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r बाय स्पीड, स्पीड ऊपर आ जाएगी, इसका उत्तर इस प्रकार आ जाएगा, ये जो v ऊपर आएगा, तो एरिया क्या होगा, एरिया पाई r स्क्वायर सर्कल का, तो q यानी कि q तो q भी चेंज कर देता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एरिया, v ऊपर आ गया, q ऊपर आ गया, नीचे रह गया, ये आपका आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू I से पाई r से r, तो e v r बाय 2। कई बार क्वेश्चन आपको विचलित करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए दिक्कत देता है, थोड़ी सी दिक्कत देता है। वो क्या दिक्कत होती है, वो कहता है कि स्पीड नहीं दे रखी, एंगुलर स्पीड दे रखी, स्पीड नहीं दे रखी, एंगुलर स्पीड ओमेगा दे रखा है। तो कहते कोई बात नहीं, पता v 0 और ओमेगा। तो अगर वो स्पीड देगा, चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन का, रेडियस देगा, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज, सुनो ये फॉर्मूला सुनना, कोई भी चार्ज या कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर r रेडियस 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर या बोर का कोई रेडियस हो, उसे मूव कर रहा है v स्पीड से, तो आप उसका मोमेंट 1 मिनट निकालोगे कि v r बाय 2। जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो याद रखना बहुत जरूरी है। इफ एनी चार्ज q is moving with a speed v in a circle of radius r, then it produces a magnetic dipole moment, it acts as a magnetic dipole, और उसका मोमेंट होती है q v r by 2, इलेक्ट्रॉन वो तो e v r by 2। अभी अगर v नहीं दिया, ओमेगा दिया, तो v को पुट कर दूंगा r ओमेगा, तो आ जाएगा e r स्क्वायर ओमेगा बाय 2। ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे काम आते हैं, ठीक है। यहां हमने प्रूव कर दिया और निकाल दिया एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। एक एटम एंगुलर मोमेंट है ना,
एंगुलर मोमेंटम सुना है, MVR है ना। अगर यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड कर दो इसमें, तो आपको लगता है MVR बनता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है देखो, अगर मैं यहीं पर साइड में कर देता हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट कम्स आउट टू बी EVR/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मास से और यहाँ डिवाइड कर दिया मास, तो ये MVR बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू E/m, चार्ज और मास रेशियो इनटू एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक और रिलेशन आ जाता है कि अगर उसने मुझे घूमती हुई चीज का एंगुलर मोमेंटम दे दिया कि इस मोमेंटम से घूम रही है, ठीक है, इस एंगुलर मोमेंटम से घूम रही है, अब बताओ कितना डायपोल मोमेंट होगा, तो हम निकाल देंगे कोई प्रश्न की बात। तो एक ये रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, मैंने E को प्लस ही लिया स्टार्टिंग में, तो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज लोगे तो माइनस ही लोगे, तो माइनस साइन जो है ये आता है। ठीक है, और माइनस साइन बस ये बता रहा है कि चार्ज जो घूम रहा है वो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो प्लस का यार E/me into a। अब यार हमने ना कक्षा 11वीं में पढ़ा था the angular momentum, second Bohr का postulate, the angular momentum of an electron is an integral multiple of h/2 psi, so MVR is equal to NH/2 pi, this is the formula। तो angular momentum जो होता है वो NH/2 pi होता है, तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ ना, तो एक और नया फॉर्मूला आता है, इसमें सब कुछ हट जाएगा, E/2m, क्या E कांस्टेंट m कांस्टेंट, पता दोनों के लिए NH/2 pi। क्या आपको लगता है ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आ गया? आपको मुझसे बोले कि बोहर के तीसरे ऑर्बिट में घूम रहा हूं मैं, तीसरे ऑर्बिट, मुझे बस n के लिए कुछ करने वाले मुझे पता है, कुछ नहीं निकालना मुझे। यहाँ तो भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, वेलोसिटी निकालनी पड़ती है उस ऑर्बिट में, रेडियस भी निकालना पड़ता है, यहाँ कुछ भी नहीं निकालना। आप n को 1 पुट करोगे तो पहले शेल का एंगुलर मोमेंट वो आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, n को 2 पुट करोगे दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, 3 पुट करोगे चलता है। बोहर मैग्नेट्रॉन का लिंक भी इससे ही है। अगर बच्चों इस सबको बाहर ले लें, इस सबको बाहर ले लें, m को अलग कर दें, तो आपका m का फॉर्मूला आ जाएगा n EH/, n को बाहर लिया, पता है आपको, देखो एक बार दिखेगा, अच्छा कोई बात नहीं, n को बाहर ले लिया क्योंकि n वेरिएबल है, n वेरिएबल है, बाकी सब पता है आपको, n वेरिएबल बाकी सब पता है हमें, तो हमने n को बाहर रख दिया तो एक फॉर्मूला बन गया मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n इनटू समथिंग कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब इसका डिफाइन करते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है, लिखो नहीं समझो। अगर n1 होता तो डायपोल मोमेंट इसका बराबर होता, मतलब पहले शेल में, n1 मतलब पहले शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पैदा हो रहा है उसकी वैल्यू होगी है ना। तो लिखो यानी कि सुन लो, इट इज डिफाइंड एज द magnetic dipole moment associated with an atom due to orbital motion of an electron in the first orbit of hydrogen atom। ठीक है, बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है कि बोहर की पहली ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का जो डायपोल मोमेंट है वो 1 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना, ये n को 1 पुट कर दो तो जो आपके पास बचेगा m की वैल्यू, दैट इज डिफाइंड एज 1 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, इसका SI यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्यों, कहां से आया? डायपोल मोमेंट ही तो है, I into A एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो n को 1 पुट करने पर जो कैपिटल M आता है उसे हमने बोहर मैग्नेट्रॉन का नाम दे दिया, उसको डिनोट करते हैं म्यू से। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है म्यू इज इक्वल टू n into म्यू b। दिस इज 1 ठीक है, कोई बोले डिफाइन करो, इट इज डिफाइंड एज अ डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो कोई बोले म्यू बी क्या होता है, मैं बोलूंगा म्यू बी होता है 9.27। So this is Bohr magnetron। ठीक है भैया, इक्विवेलेंट बोलना है। तो अब इसमें क्या होता है, ये एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, ये कक्षा 10वीं का एक क्वेश्चन है कि हाउ डज अ सोलेनॉइड एक्ट एज अ बार बैक। हां ठीक है, तो उसका एक बहुत बड़ा सा आंसर होता है, हम इसमें बहुत नॉर्मल वर्ड लिख देंगे कि सेम पैटर्न ऑफ फील्ड है ना,
फील्ड का पैटर्न सेम है, ठीक है। एंटर्स फ्रॉम वन साइड एंड एग्जिट्स एट अदर। और एक डायग्राम बना देंगे बढ़िया, ऐसा, और यहां पर बिल्कुल पैरेलल में नॉर्थ साउथ लिखकर ऐसा, सेम सेम, समझ रहे हो। और टीचर इस डायग्राम का 1 नंबर देगा, इन दोनों पॉइंट का 1 नंबर देगा, 3 नंबर दे देगा। आज तक 3 नंबर में आया भी नहीं, औकात 1 नंबर की है। हाउ डू द बार मैग्नेट इज इक्वल टू अ सोलेनॉइड, ठीक है। बताना पड़ता है कि I into A करके इसकी मैग्नेट डायपोल मोमेंट आती है, ठीक है। जानकारी हिंदी में आपको दे रहा हूं कि I into A करके इसकी मैग्नेट डायपोल मोमेंट आती है इसकी सोलेनॉइड की, ठीक है। इसमें n टर्न्स होते हैं तो NIA इसकी मैग्नेट डायपोल मोमेंट हो गई, ठीक है। और वहां से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं जो बिल्कुल सेम आती है ऐसा बार मैग्नेट, सब कुछ बिल्कुल सिमिलर होता है ऐसा बार मैग्नेट। तो आप मैग्नेटिक की भी जानते हो, सही है ना। The magnetic field lines are closed and continuous loops extending through the body of the magnet, ठीक है। Closed and continuous ये वर्ड आपको 10th क्लास में मैंने बार-बार याद करवाया था, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यही है, closed and continuous। क्लोज का मतलब कभी रुकती नहीं, क्लोज मतलब जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव में टर्मिनेट हो गई, ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट चली है ना, इसी पॉइंट पर एग्जैक्ट मैच मारेगी, ठीक है। वो क्लोज लूप बनाती है, जहां शुरू वहीं पे खत्म, उस लूप में तुम कोई बीच में रुकावट नहीं ला सकते, एग्जैक्टली क्लोज। कॉन्टिन्यूअस कोई ब्रेक नहीं होता, मतलब यहां से यहां तक गया, फिर थोड़ा गैप आ गया, फिर यहां से चला, नहीं, दे आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस। और लूप मतलब बंद हो रहा है जहां शुरू हो रहा है। तो एक मैग्नेट अगर ऐसे तार ऐसे तो ऐसे बना रहा है ना, वैसे कहीं रुक गया ना, किसी बॉडी से ओरिजिनेट हो रहा है ना किसी बॉडी पर टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। इट जस्ट एग्जिस्ट्स एंड इट जस्ट वैनिशेस। करंट है तो आएगा, करंट चला जाएगा तो वो भी चला जाएगा, पर क्लोज होता है बिल्कुल, ठीक है। इसमें कोई आप रुकावट नहीं ला सकते, कोई फूट नहीं होगी, इसमें कुछ नहीं होगा। अगला, ये मैग्नेट, ये मैग्नेट की बॉडी के थ्रू जाता है ना, ये मैग्नेट लाइन। अब ये मैग्नेट लाइन की प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में, आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट दे गोस फ्रॉम, हाँ। तो बहुत सिंपल सी बात है, साउथ से नॉर्थ इनसाइड और नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड। टेंजेंट ड्रॉन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर टेंजेंट बनाओगे तो फील्ड लाइन से बना हुआ टेंजेंट, ये फील्ड लाइन बना लो, फील्ड लाइन बना हुआ टेंजेंट क्या देता है, फील्ड की, ठीक। बाहर मैग्नेट के अंदर यूनिफॉर्म होती है, बाहर नॉन यूनिफॉर्म। और मेन प्रॉपर्टी भाई, नो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायलेट लेटरली एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, समझो, जब मैग्नेट स्ट्रांग होती है ना, तो वो लाइंस लॉन्गिट्यूडली कंप्रेस हो जाती है, स्ट्रांग फील्ड, ठीक है। और जब वीक फील्ड होती है ना, तो वो ऐसे दूर नहीं होती, वो वर्टिकली दूर होने का ट्राई करती है, समझ रहे हो, जब रिपल्शंस होते हैं उनके बीच, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता होगा ना, ठीक है। तो लंबाई के तौर पर वो कंप्रेस करती है, लंबा रास्ता लेती है वो कंप्रेस करने के लिए, और जब उन्हें एक्सपेंशन करना होता है ना, डायलेट होना होता है, तब वो लेती है कौन सा रास्ता, छोटा रास्ता, जल्दी से दूर हो जाता है, ठीक। और आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखा भी होगा, एंड्स तक यूनिफॉर्म है, एकदम से मुड़ गई, ऐसा ना थोड़ी दूर तक आगे चल रही है, चलो इनर्शिया अब मुड़ेगी। अगर यहाँ मैग्नेट खत्म है तो इमीडिएट मैग्नेट से खत्म होने से थोड़ा पहले मुड़ जाएगी, ऊपर की तरफ। लेटरल होता है साइडवेज, क्या साइडवेज डायलेट होती है, ठीक है, और कंप्रेस होती है, हाँ, लॉन्गिट्यूड। डाटा के बाद उसके बाद प्रोसेस करेंगे, पहले समझेंगे फिर प्रश्न करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है। अभी इसके बाद एक और फॉर्मूला आएगा, किसका, एम का, एम कैपिटल एम क्या होता है, कैपिटल एम का फॉर्मूला होता है एम बाय वी, यानी कि पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। जानकारी के लिए बताता हूं कि यहां पे लिख देता हूं मैं, स्मॉल एम क्या है,
बस क्यू चार्ज नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है। अच्छी बात है। देखें थर्ड क्वांटिटी क्या है, तो ये किसका रेशियो है, जो अब तक दो क्वांटिटी पड़ी उन दोनों का रेशियो है ना ये। काई एम इज इक्वल टू कैपिटल एम यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो m बाय एच का रेशियो होता है। और आप h को भी खोलना जानते हो, m को भी खोलना जानते हो। m खुलता है m बाय v में, h खुलता है ni में। तो चाहो तो एक और फॉर्मूला बना सकते हो, पर कोई मतलब रेलेवेंस नहीं है। चौथा आता है रिलेशन। किन के बीच का रिलेशन है वो, परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी होता है म्यू आर, सुना है परमेबिलिटी, अच्छा लिख दिया क्या वहां पे मैंने, हाँ परमेबिलिटी होता है म्यू आर एंड काई एम। अच्छा ये निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करी हुई उसने, मतलब वो जो रिलेशन आप देख रहे हो इसका डेरिवेशन पेपर में वैसे तो कभी देखा नहीं गया, पर आप देखिए उसमें ना दो चीजों को ऐड किया हुआ है। किस को, बी नॉट और बी एम को ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब बी नॉट कैसे खुल जाता है, म्यू नॉट इंटू एच, ऐसे खुला हुआ है बी नॉट। तो बताओ भाई, बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस, मैं एक एक लाइन का मतलब आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप बस इतना समझिए कि एग्जैक्टली वो न्यूमेरिकली कैसे हो रखा है। ठीक है, बी को बी नॉट प्लस बी एम लिखा हुआ है, आपको बी नॉट और बी एम शायद दोनों का डिफरेंस में भी पता हो, पता है बी एम क्या होता है, जैसे बी नॉट बाय म्यू नॉट एच होता है ना, ऐसे बी एम बाय म्यू एम भी एच होता है। किसी मीडियम की बात करूं तो कोई नया मीडियम मान लो, तो कोई नया मीडियम है, वैक्यूम नहीं है, ये भी एच होता है। एक दो बात इस बात से होती है कि आप जब किसी को मैग्नेटाइज करते हो तो आपको पहले एक मैग्नेटिक फील्ड लेनी होती है। आप एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हो और उस चीज को मैग्नेटाइज करने का ट्राई करते हो। मैंने बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड ली उसका नाम था बी नॉट। मैंने बी नॉट फील्ड से बोला जा और एक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर, तो बी नॉट नामक फील्ड आती है जिसको मैं फील्ड इंटेंसिटी बोल सकता हूं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल सकता हूं। मैग्नेटाइज कर रही है ना, क्या मैग्नेटाइज कर रही है। ठीक है, तो वो जो फील्ड है इंटेंसिटी है जो मैंने दी, तो फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी, फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड ये जाकर उस चीज को मैग्नेटाइज करने का प्रयास करेगी। ठीक है, अब हर सब्सटेंस अलग रिस्पॉन्ड करता है। किसी सब्सटेंस ने कहा बहुत बढ़िया, आप मैग्नेटिक फील्ड हैं, आप आए, आपके आने से मेरे अंदर जितने भी एटम्स थे वो सारे अलाइन हो गए और मेरे अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अलग अलग सब्सटेंस अपने अंदर अलग अलग फील्ड पैदा करते हैं। अब सोचो, आपने एक मैग्नेटिक फील्ड दी बी नॉट, क्या वो फील्ड में सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी, सब्सटेंस सी तीनों को दूंगा तो क्या तीनों बराबर मैग्नेट बनेंगे? क्या मैग्नेट बनाने के लिए या मैग्नेटिज्म इंड्यूस करने के लिए बस बाहर की फील्ड का रोल होता है? बाहर की फील्ड तीनों में मैंने सेम दी, बी नॉट बी नॉट बी नॉट। ऑब्वियस है, बाहर की फील्ड स्ट्रांग होगी तो स्ट्रांग मैग्नेट बनेगा, लेकिन क्या बस बाहर की फील्ड डिसाइड करेगी वो मैग्नेट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं। तो यहां बात चल रही है बाहर की फील्ड की, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। जो बाहर की फील्ड आपने अप्लाई करी है वो कितना ज्यादा क्षमता, एबिलिटी रखती है किसी चीज को मैग्नेटाइज करने की, उसकी पावर, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की पावर इज एच। तो एच आपको क्या बताता है कि आपकी फील्ड की ताकत क्या है, समझ रहे हो? एच बता रहा है फील्ड की किसी भी चीज को, वो चीज अभी सामने नहीं है, मुझे नहीं पता मुझे किसको मैग्नेटाइज करना है, मैं फील्ड हूं, किसी को मेरी ताकत जाननी है, मैं मैग्नेटाइज करने वाली फील्ड हूं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये वो फील्ड है जो मैग्नेटाइज करने वाली है किसी चीज को, उसकी ताकत होती है एच। ठीक है, एच की वैल्यू जितनी ज्यादा, फील्ड की ताकत उतनी ज्यादा। एच का लेना देना बस फील्ड से है, सब्सटेंस के बारे में नहीं पता, किसको मैग्नेटाइज करना है नहीं जानकारी। एच का मतलब बस फील्ड से है। आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइज कौन हुआ? मैग्नेटाइज कौन हुआ? जो चीज मैंने रखी थी वो मैग्नेटाइज हुई, तो उस चीज की मैग्नेटाइज होने की क्षमता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। होता क्या है, उसके अंदर छोटे छोटे डाइपोल बनते हैं। क्या बनते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल।
एक नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, अनगिनत। एक छोटा सा आयरन का बार लो, यहां फील्ड लगा दो, नॉर्थ साउथ पोल बड़ी फील्ड, और फील्ड का बटन ऑन करो, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड जा रही है इधर से इधर। यहां पे आपने रख दिया एक बार मैग्नेट, यहां एक लोहे का पीस रखा, और अब हो क्या रहा है, जब लोहे के पीस के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड गुजरती है तो लोहे के पीस के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट बन जाते हैं। उस लोहे के पीस के अंदर अनगिनत छोटे छोटे नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ पेयर बनते हैं, उसे कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं? डाइपोल। तो होता क्या है आपको समझना पड़ेगा। कोई लोहे का पीस थोड़ी देर बाद मैग्नेट का रूप ले लेता है, फील्ड बंद करने के बाद भी मैग्नेट का रूप लेके बैठा होता है। आप जाकर लोहे के पास ले जाओगे, चिपका लेगा उसको, तो यार फील्ड तो बंद हो गई, तेरी ताकत क्यों नहीं गई? उसने अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर ली है। अब कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए वो मैग्नेट का काम करने वाला है। अब वो मैग्नेट का काम करने वाला है तो उसके अंदर ऐसा हुआ क्या एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड ने अंदर अनगिनत डाइपोल बना दिए। क्या बना दिए? और हर डाइपोल की डाइपोल मोमेंट होती है। क्या होती है? जितने ज्यादा डाइपोल बने होंगे उतनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी, और जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी, जितने ज्यादा डाइपोल बने होंगे, उतना स्ट्रॉन्ग ही तो वो मैग्नेट बनेगा। यहां पर उस सब्सटेंस की एबिलिटी की बात हो रही है कि बाहरी फील्ड में उसको रखा, उसने कैसा रिस्पॉन्ड किया, उसने कैसे रिएक्ट किया। उसने अपने अंदर बहुत सारे डाइपोल बना लिए या फिर बिल्कुल भी डाइपोल नहीं बनाए। समझ रहे हो? तो ये जो क्वांटिटी है आपकी m, ये सब्सटेंस के बारे में बताती है कि सब्सटेंस के अंदर कितने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना पर यूनिट वॉल्यूम। उस सब्सटेंस की यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल बने। अब डाइपोल का अंदाजा कैसे लगाओगे? डाइपोल मोमेंट से लगाओगे ना। जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतने ज्यादा डाइपोल। हर डाइपोल की अपनी डाइपोल मोमेंट होती है। सारे डाइपोल एक ही दिशा में अलाइन होंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक दिशा में है तो डाइपोल भी तो एक डायरेक्शन बनेगा भाई। मेरे बड़े वाले मैग्नेट जो फील्ड बना रहा है उसका नॉर्थ वहां पे है, साउथ वहां पे है, तो जो सब्सटेंस मैंने रखी है उसके अंदर जो छुटके छुटके डाइपोल बनेंगे, उनका जो साउथ पोल होगा वो इस नॉर्थ की तरफ होगा, और जो नॉर्थ पोल होगा वो ऑपोजिट होगा ना। तो सारे डाइपोल की डायरेक्शन सेम होती है। जितने ज्यादा डाइपोल बनेंगे उतनी ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी। तो डाइपोल का अंदाजा मैं डाइपोल मूवमेंट से लगाता हूं। तो जितनी ज्यादा डाइपोल मूवमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ही ज्यादा वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होना चाहती है। उसके मैग्नेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, मैग्नेटाइजेशन का एक प्रोसेस चीज को मैग्नेटाइज करने के लिए होता है। तो हर बंदे की, हर चीज की मैग्नेटाइज होने की क्षमता अलग अलग होती है। समझ रहे हो? अगर सेम फील्ड में 3 बंदे रखूंगा, 3 सब्सटेंस रखूंगा, हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने, एक वीक बने, एक बने ही ना। तो ये किसने डिसाइड किया वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो बनेगा ही नहीं, और वो कमजोर बनेगा? उसकी खुद की एम की वैल्यू ने, कैपिटल एम की वैल्यू ने। मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, ये मैग्नेटिक मोमेंट भैया बिना फील्ड के भी डेवलप हो जाता है? पहले से बिना फील्ड के डेवलप हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट? देखो देखो देखो, ऐसा होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 होता है। जो भी चीज अभी पड़ी है पर वो किसी लोहे के बीच को अट्रैक्ट नहीं कर रही, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई नहीं अभी। तो हो सकता है डाइपोल्स बने हो, नॉर्थ साउथ पोल बने हो अलग अलग बहुत सा, लेकिन उनकी डायरेक्शन उल्टी सीधी है तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। जैसे ही फील्ड आएगी सारे अलाइन हो जाएंगे, तो एक साइड नॉर्थ, एक साइड साउथ, और फिर वो मैग्नेट का रूप ले लेगा। फिर कुछ दिनों बाद वो वापस से बेकार हो जाएगा। क्यों? वापस से वो डाइपोल्स इधर उधर मुड़ जाएंगे, अंदर अंदर अनगिनत डाइपोल्स होते हैं। खैर वापस आते हैं। तो अब मुझे बताओ H किसकी प्रॉपर्टी है? एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड जो क्या प्रयास कर रही है? किसी सब्सटेंस को मैग्नेट बनाने का प्रयास कर रही है। M किसकी प्रॉपर्टी है? ठीक है, तो मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की ताकत है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये उस सब्सटेंस की एबिलिटी है मैग्नेटाइज होने की। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये बताती है कि उस फील्ड में वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ। समझ रहे हो? एक पर्टिकुलर फील्ड में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज होगा। समझ रहे हो? किसी ने मुझसे बोला ये यहां पर फील्ड सेटअप हो रखा है इस कमरे के अंदर, हम चीजों को लाते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, तो हम अलग अलग चीजों को लाएंगे, अलग अलग चीज अलग अलग रिस्पॉन्ड करेगी। तो कौन सी चीज कितनी फील्ड पर कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, उसका रेशो। ठीक है, ये रेशो मुझे ये बताता है जितना ज्यादा काईएम की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा काईएम की वैल्यू होगी उतनी कम फील्ड में ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी। कम से कम फील्ड में वो चीज ज्यादा मैग्नेट का रूप ले लेगी। जिसका काईएम ज्यादा, भाई क्या गजब चीज है वो तो।
काई एम ज्यादा मतलब वो चीज कह रही है अरे तुम थोड़ी सी फील्ड दे दो बस, तुम थोड़ी सी फील्ड दे दो, मैं इतना तगड़े मैग्नेट मूवमेंट बना लूंगी अंदर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाऊंगी बहुत जल्दी। तो कम फील्ड पे भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाती हैं जो चीजें, उनका काई ज्यादा होता है। ठीक है, काई क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। क्या? किसका रेशो होता है ये? सब्सटेंस की ताकत मैग्नेटाइज होने की अपॉन फील्ड की ताकत मैग्नेटाइज करने की। फील्ड मैग्नेटाइज कर रही है और चीज मैग्नेटाइज हो रही है, उन दोनों का रेशो ससेप्टेबिलिटी। कोई दिक्कत? पक्का? ये क्या बताती है? कम से कम फील्ड में कोई चीज कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, ये जानकारी मिलती है इससे। कोई दिक्कत? नाम अलग है पर फिर भी आपको बताया था दोबारा से, जिस नाम के शुरुआत में मैग्नेट आ रहा है, मैग्नेटाइजिंग, वो फील्ड की बात चल रही है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड वर्ड आ गया ना, फील्ड मतलब फील्ड की ताकत है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसे फील्ड वर्ड नहीं आया ना, तो फील्ड की नहीं, ये सब्सटेंस की ताकत है, प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये है बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। इसका मतलब क्या है? सुनो, देखो, जब कोई चीज मैग्नेटाइज होती है तो उस रीजन में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? टोटल मैग्नेटिक फील्ड, बाहरी फील्ड प्लस उसके अंदर की फील्ड। समझ रहे हो? दोनों फील्ड ऐड ऑन हो जाएंगी ना, हाँ ना बोलो, तब जाके टोटल फील्ड आएगी। अगर किसी चीज को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैं उसके अंदर गया, सब्सटेंस के अंदर, मैंने कहा और भाई क्या चल रहा है? उसने बोला भाई मेरी फील्ड भी है साथ में बाहरी फील्ड भी है, तो मेरे अंदर तो दो फील्ड है, एक मेरी खुद की, मेरे खुद के डाइपोल की वजह से जो है नॉर्थ साउथ पोल, और एक बाहर जो फील्ड बना रखी है तुमने, तो टोटल फील्ड कितनी हो गई? बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट बाहरी, बी एम जो अंदर इंड्यूस हुई है। ठीक है, अरे बोलो। तो बी नॉट की वैल्यू यहां से निकालो, बी नॉट की वैल्यू, और यहां से निकालो, इसको म्यू भी बोलते हैं बस। तो बताओ बी नॉट क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एच। एच कॉमन ले लो, एच कॉमन ले लो, क्या बनेगा? क्या मैं म्यू नॉट भी कॉमन ले लूं? क्या मैं म्यू नॉट कॉमन ले लूं? म्यू नॉट क्या हो जाएगा उससे? 1 प्लस म्यू नॉट। मैं अगर एच भी क्या बचेगा? म्यू बाय म्यू नॉट क्या हो जाएगा? म्यू बाय म्यू नॉट किसके बराबर होता है? म्यू और। ठीक है, बोलो भाई, पक्का? सुनो, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके, अरे मैडम एक बार ध्यान से, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके मैग्नेटाइज होने की क्षमता हर बार फुल स्ट्रेंथ पे नहीं होती। जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसके मैग्नेटाइज होने की क्षमता हर बार फुल स्ट्रेंथ पे नहीं होती। सॉफ्ट आयरन, ये फॉर्मूला मैंने सॉफ्ट आयरन के लिख रहा है, आप इसमें ब्रैकेट में सॉफ्ट आयरन लिख देना। सॉफ्ट आयरन में और बाकी चीजों में फर्क होता है, बताता हूं क्या फर्क होता है। सुनो, देखो, सॉफ्ट आयरन कहता है जितनी बाहर की फील्ड है वो सारी मैं ऑक्यूपाई कर लूंगा। तो सॉफ्ट आयरन बाहर की फील्ड को 100%, मतलब परफेक्ट तो नहीं लेकिन 99% अपने थ्रू गुजार के अपने आप को वही फील्ड का रूप दे देता है। सोलेनॉइड के अंदर इसीलिए सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसीलिए सॉफ्ट आयरन से बनते हैं। ठीक है, उसकी जो हिस्टैरिसीस लूप होता है बहुत पतला होता है, वो जल्दी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है, और वो बाहर की फील्ड की इंटेंसिटी को ही ऑक्यूपाई कर लेता है। वो ये नहीं कहता कि यार बाहर इतनी फील्ड है तो मैं इतनी नहीं लूंगा, मैं कम लूंगा। ठीक है, लेकिन बाकी सारे सब्सटेंस में यहां पर जब BM खोलोगे, BM क्या है? उसके अंदर की फील्ड जो है वो म्यू इंटू एच मतलब बाहर की फील्ड की ताकत। ठीक है, म्यू इंटू एच नहीं होती, म्यू इंटू एम होती है, क्योंकि ज्यादातर सब्सटेंस जो बिल्कुल ही अनकॉमन है वो पूरी तरह मैग्नेटाइज नहीं होते, उनकी खुद की जितनी ताकत होती है वो उतने मैग्नेटाइज होते हैं। कैपिटल एम क्या है? सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ। एच क्या है? बाहर मैग्नेटाइज करने वाली फील्ड की ताकत कितनी है। तो सॉफ्ट आयरन और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो प्योर फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो क्या करते हैं? वो जितनी बाहर की फील्ड की ताकत है उतने ही मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो उनकी फील्ड म्यू इंटू एच होती है, लेकिन इसकी फील्ड म्यू इंटू, बाकी सब सब्सटेंस की क्या होती है? म्यू इंटू
एम, बी एम को म्यू नॉट एम बोलो फॉर जनरल केस, या म्यू इंटू एच बोलो फॉर स्पेशल केस। जब वो सब्सटेंस पूरी तरह मैग्नेटाइज होने वाला है तो म्यू इंटू एच लेते हैं। जब हमें पता है कि यार ये तो डाया है, पैरा है, या फिर ये पूरा मैग्नेटाइज नहीं होता, सिर्फ सॉफ्ट आयरन के केस में ये होता है। अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स या जितने क्वेश्चंस होते हैं सॉफ्ट आयरन के केस में होता है, वरना यही होता है म्यू नॉट एम। ये वाला केस मुझे बताता है कि उसने बाहर की फील्ड, अगर आपने मान लीजिए 15 टेस्ला अप्लाई करी तो 14.9 टेस्ला की फील्ड उसकी खुद की भी होगी जब वो बन जाएगा मैग्नेट। ये वाला केस बस ये बता रहा है, ये वाला केस ये बता रहा है कि पूरी तरह तो नहीं बनने वाला, कितना बनेगा इतना बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। तो ये वाला केस ये बता रहा है। देखो एक बार रिलेशन लास्ट वाला याद करो पहले, क्या आ रहा है। हाँ ये रिलेशन नहीं, फाइनल रिलेशन म्यू आर। एक बार ध्यान से, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम में काई एम जो होता है वो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है और म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, परमेबिलिटी कहते हो आप इसे। ये दोनों पर भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है बहुत आराम से। आपको एक की वैल्यू दी होगी, दूसरे की पूछी होगी, इससे सस्ता न्यूमेरिकल नहीं होता। 2.92 वैल्यू दी, 2.92 किसी एक की, और दूसरे की पूछी, तो बच्चा बेचारा यही कंफ्यूज होता है कि हाँ कि 2.9 है क्या, उसको फॉर्मूले में याद नहीं होता 1 किसके साथ प्लस हो रहा है। ठीक है, जिसने देखा भी होता है फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी में भी होता है। ठीक है, सेम, उसे काई बोलते हैं बस, काई, इसे काई एम बोलते हैं, उसे बस काई बोलते हैं। ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। ये है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। बिल्कुल सेम फॉर्मूले हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी बोलो या रिलेटिव परमिटिविटी बोलो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है। ये कैपेसिटर चैप्टर में आता है, जब हम वो बीच में वो लगाते हैं। हमने इसको 99 पर यहां तक पहुंच गए थे हम, बस हमने यहां तक पढ़ा हुआ है। अच्छा, 1 - 1/k याद है। हाँ, तो वहीं पर एक चीज डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आ रहा था। लेकिन ये पेपर में अनकॉमन नहीं है। ठीक है, एमसीक्यूज जब से इंट्रोड्यूस हुए हैं तो उनके पास 20 नए प्रश्न बनाने का मौका मिल गया है। तो 20 नए प्रश्नों में वो ऐसी चीजें डाल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डाल देगा, कल को पूछेगा थोड़ा तुमसे, डाल देगा बस। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है वुड द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन of a paramagnetic sample be of the same order of the magnitude as the magnetization of the ferromagnetic substance? दोबारा कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन जो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की होगी, क्या वो उतनी ही होगी जितना एक फेरोमैग्नेटिक की होगी? दोबारा सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटाइजेशन, यानी कि इसकी बात चल रही है क्या, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। तो वो कह रहा है कि किसी पैरामैग्नेटिक की मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन उतनी ही होती है, सेम रेंज सेम ऑर्डर की होती है जितनी की एक फेरोमैग्नेटिक की मैग्नेटाइजेशन होती है। तो इसका उत्तर देखो, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि सारी चीजें एक्सप्लोर होती है। आपकी तो बात क्या थी, ये चैप्टर एक रियल लाइफ लिंक है जो हम करके देखा हमने। तो इसका आंसर ये है कि इसका आंसर में आएगा यस। इसका आंसर यस है, और रीजन सुनो। इसका आंसर कहता है कि अगर आप फील्ड की कोई लिमिट नहीं रखते, तो हो सकता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कम फील्ड में उतना मैग्नेटाइज होता हो, लेकिन पैरा में ज्यादा फील्ड लगेगी। लेकिन हाँ, आप मैक्सिमम पॉसिबल बोल रहे हो, तो ज्यादा फील्ड लगा के मैं इसको भी उतना ही मैग्नेटाइज कर सकता हूं। समझ रहे हो? सेम फील्ड बोलता तो दिक्कत होती ना। ठीक है, हम बोलेंगे बट हाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यस बोलूंगा मैं इसका आंसर। समझ रहे हो मेरी बात को? दिमाग में क्लियर है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है।
ये पूछा है ना, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है आपको ये बताना है, तो बताओ यार परमानेंट मैग्नेट क्या, क्या बोलोगे अगर ऐसे पूछ लिया तो? देखो परमानेंट मैग्नेट वो है जो अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन रखता है, जो अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन रखता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही लंबे समय तक जो भी चीज। देखो पहली बात तो एक परमानेंट मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक होता है हमेशा। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक। आपने देखा है कि बार मैग्नेट एग्जांपल है इसका, खैर बार मैग्नेट को आपने देखा है, बार मैग्नेट के अंदर से आती है सारी फील्ड लाइन, और फेरोमैग्नेटिक में भी ऐसी होता है, अंदर से आती है सारी फील्ड लाइन। तो कोई मुझसे बोले एक परमानेंट मैग्नेट क्या है, मैं बोलूंगा वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच रिटेन्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। कभी कभी सिली गलती होती है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चा कहता है आसान आता था, फिर भी नहीं आता था, आया तो आसान था। अच्छा अब इसका एग्जांपल क्या है? बार मैग्नेट। क्या एग्जांपल है? बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत लंबे समय तक रिटेन वर्ड यूज करेंगे, रिटेन रहती है, और वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, पक्की बात है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से क्यों बनाते हैं? देखो यार आप खुद सोचो फेरोमैग्नेटिक में क्या प्रॉपर्टी होगी, लेकिन पेपर में ना आपको इन सब के टर्म्स में आंसर देना है, इन सब के टर्म्स में। आप आंसर अपनी मन से नहीं बना सकते, तो इन सब के टर्म्स में मैं आंसर दूंगा, तो आंसर दूंगा कि उसकी सुनो ससेप्टिबिलिटी बहुत, और परमिएबिलिटी जो मैंने यहां लिखा था वो भी बहुत कम होती है, ज्यादा होती है। समझ रहे हो? अरे भाई फेरोमैग्नेटिक के बारे में तुमने वो टेबल नहीं दिया तुम्हें मैंने? टेबल में क्या लिखा था? परमिएबिलिटी क्या होती है और ससेप्टिबिलिटी। और गधो इसको देख के नहीं बोल पा रहे क्या? अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी तो नहीं आया। तो इसका उत्तर दो शब्दों में देना है, वी यूज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज दे हैव हाई ससेप्टिबिलिटी एंड हाई परमिएबिलिटी। ऐसा उत्तर चाहिए उसे, यही पॉइंटर लिखे आएंगे, इसी में नंबर मिलेगा आपको। लार्ज हाई वैल्यू ऑफ काईएम एंड हाई वैल्यू ऑफ म्यू आर। समझ गए? पक्की बात है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आई थिंक आपका क्वेश्चन नंबर 4 ही होना चाहिए। मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल हाई म्यू हाई आई। हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए मटेरियल में? अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, देखो भैया। देखो पहली बात तो फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल इसका उत्तर दे पाएंगे ऐसे कि उसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वो एक फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा हो। एक परमानेंट मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है, आपने नहीं सुनी होगी, ठीक है, बताता हूं। उसे कहते हैं रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी, ठीक है। तो रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी, भैया नहीं सुनी, पर नहीं सुनी कोई बात नहीं सुनी, ठीक है, सुन लो, जान लो रिटेंटिविटी कोर्सिविटी क्या होती है, ठीक है। देखो जब आप किसी चीज को मैग्नेट बनाते हो और जब कोई चीज अपनी मैग्नेटाइजेशन लूज करती है, ठीक है, तो इसकी दो साइकिल्स होती हैं, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी। इसका एक कर्व बनता है ऐसा अजीब सा, उस कर्व का नाम होता है हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है। तो आपके लिए अभी बस इतना जानना जरूरी है कि कभी कभी जब कोई चीज मैग्नेटाइज होती है तो हम बहुत एनर्जी लगाते हैं बेचारे को मैग्नेटाइज करने में। जब वो डीमैग्नेटाइज होती है, बेकार हो जाती है, तब वो एनर्जी रिलीज भी करती है, पर वो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करती। एनर्जी मतलब वर्क डन की बात करूंगा मैं, कि जितना ज्यादा फील्ड मैंने उसे प्रोवाइड करी, जितनी देर तक मैंने फील्ड उसे प्रोवाइड करी, वो जब वापस से डीमैग्नेटाइज हुई तो उसने वो रास्ता फॉलो नहीं किया जिस रास्ते से वो मैग्नेटाइज हुई थी। वही रास्ता फॉलो करती तो कोई दिक्कत ही ना होती। वो सब्सटेंस वो रास्ता फॉलो नहीं करती, डीफॉर्म हो जाती है, अंदर डाइपोल्स डीफॉर्म हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि उसका मैग्नेट बनने का रास्ता अलग था, उसका डीमैग्नेट होने का रास्ता अलग है, और उन दोनों रास्तों के बीच का जो गैप होता है उसे हिस्टेरेसिस गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो पूरा मार्किंग होती है, एम और एच का रेशो मार्क होता है कि जब वो मैग्नेट बन रही थी तो रेशो कैसे बढ़ रहा था, ठीक है। फिर जब वो डीमैग्नेटाइज बनी तो रेशो घटा, तो उसका ग्राफ बना, ग्राफ प्लॉट हुआ तो ग्राफ अजीब सा बना, ग्राफ ऐसा।
मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। तो इनके बीच का जो गैप है कि जितना ज्यादा होता है वो सब्सटेंस उतनी बेकार होती है। हम चाहते हैं हिस्टेरेसिस गैप कम से कम हो, हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कम से कम हो। थिन क्या थिन हिस्टेरेसिस, जिसने लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है उसने ये लाइन शायद सुनी हो कि हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका हिस्टेरेसिस कर्व थिन होना चाहिए। ठीक है, आपको अगले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखी है ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, तो आपको ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है? इट्स 1.9 10 माइनस माइनस 1.9 10 माइनस 5। ठीक है, तो यार आपको ये बात पता है कि ससेप्टिबिलिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव होती है? पता है? वो पन्ना बहुत काम का था। किसकी नेगेटिव होती है? और छोटा पॉजिटिव पैरा, और फेरो की ये 1.9 10 की पावर माइनस 5 है। 1.9 10 की माइनस 5 पॉजिटिव है भाई, 10 की पावर माइनस 5 नंबर नेगेटिव नहीं है। 10 की पावर माइनस 5 पॉजिटिव होता है भाई। कई बार लगता है बच्चों ये माइनस था भैया, नेगेटिव है, पैदा है। ये 1.9 10 की माइनस 5 का मतलब होता है 1.9 10 की पावर माइनस 5 का मतलब होता है 1.9 अपॉन 5 0। भाई नंबर सॉल्व करके आएगा तो पॉजिटिव ही। तो क्या आपको लगता है ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू लो पॉजिटिव है, तो स्मॉल और पॉजिटिव वैल्यू होती है पैरा, तो बात ही नहीं है भाई, पैरा नेगेटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगले प्रश्न में आते हैं। हाउ डज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वेरी विद इंक्रीजिंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड? कॉमन है, सिंपल आंसर है। तो बोल रहा है कि मैग्नेटाइजेशन की ताकत ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल वेरी विद इंक्रीजिंग, हाँ वेरी तो करेगी। अभी हमने पहले प्रश्न में क्या पढ़ा था कि अगर आप फील्ड की ताकत बढ़ाते रहो तो ऐसा हो सकता है कि जितना फेरोमैग्नेटिक होता है मैग्नेटाइज उतना ही एक पैरा भी हो सकता है, पर फील्ड की ताकत बहुत बढ़ानी पड़ेगी। पक्की बात है, तो फील्ड की ताकत बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, पर हाँ इसका एक लिमिट होती है। मैं लिमिट का बताता हूँ। लिमिट का मतलब क्या होता है, आप अगर किसी चीज को मैग्नेट बना रहे हो और आपने बाहर फील्ड अप्लाई करी, ऐसा नहीं होता आप जिंदगी भर फील्ड की ताकत बढ़ाते रहोगे तो वो भी उसकी अंदर की ताकत भी बढ़ती रहेगी। एक लिमिट आती है, उसे कहते हैं सैचुरेशन। क्या? सैचुरेशन वो पॉइंट होता है जिस पर उस बंदे की जितनी औकात थी ना वो उतना मैग्नेट बन चुका है। समझ रहे हो, उसकी जितना लेवल था वो उतना मैग्नेट बन चुका है। अब तुम बाहर की फील्ड बहुत ज्यादा भी बढ़ा दोगे तो ऐसा थोड़ा है कि वो सुपर मैग्नेट बन जाएगा लोहे का पीस। समझ रहे हो, तो उसे कहते हैं सैचुरेशन। क्या कहते हैं? तो सैचुरेशन आने अगर आप फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सैचुरेशन आने तक आप फील्ड की वैल्यू आराम से बढ़ा सकते हो। फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे तो फिर उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, वो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता रहेगा बाहर की फील्ड बढ़ाने से। कोई दिक्कत? ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। देखो अभी दोबारा से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है इज द कोर ऑफ वाई इज द कोर ऑफ, हम फेरोमैग्नेट क्यों यूज करते हैं यही पूछ रहा है ना? नहीं, हम तो सिंपल आंसर देंगे, बिकॉज ऑफ हाई परमेबिलिटी एंड दोनों हाई। बस बात खत्म। देखो भैया एक क्वेश्चन दे रखा है कि सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ यही आंसर इसका भी, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से पूछता है इसलिए हमने अलग अलग तरीके से उत्तर दिया हुआ है। सॉफ्ट आयरन हाई परमेबिलिटी, हाई ससेप्टिबिलिटी, फेरोमैग्नेटिक तो होता ही है। अच्छा अगले प्रश्न से पहले एक बात बताता हूं तुम्हें ये बात तो बता चुका हूं कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दो प्रोसेस होते हैं। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दो प्रोसेस होते हैं, इनमें एनर्जी वेस्ट होती है। क्या होती है? किसी चीज को मैग्नेटाइज करने में एनर्जी लगती है, फिर डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी लगती है, मतलब मिलती है। तो मैंने बताया ना गैप होता है उस एनर्जी में, तो मैग्नेटाइज होने में जो एनर्जी लगी और जो मिली उसमें गैप होता है। सॉफ्ट आयरन का गैप ना के बराबर होता है। सॉफ्ट आयरन एक ऐसी चीज है जिसको कहीं पर भी यूज करना बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि मैंने बटन दबाया मैग्नेट बन गया, बन जाता है एकदम से, टाइम भी नहीं लेता। ऐसा नहीं कहता कि मैग्नेट फील्ड रखो बहुत दिन तक या बहुत घंटों तक, 2 मिनट तो रुको यार, मैग्नेट मेरे अंदर से गुजरेगी तो मैग्नेट बनूंगा ना मैं। नहीं है, तुमने मैग्नेटिक बटन ऑन किया, वेरी नेक्स्ट मिनी सेकंड इट टर्न इनटू अ मैग्नेट। और डीमैग्नेटाइज भी एकदम से ही कहता है मैं रिटेन ही नहीं करूंगा। सॉफ्ट आयरन रिटेन ही नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड, कहता है तुम बटन बंद करो मैं बंद। एमसीजी का कोर किससे बनता होगा? ठीक है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। एमसीजी का कोर सॉफ्ट आयरन से बनता होगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन गैस क्या होता है? ठीक है, तो आपको सॉफ्ट आयरन के बारे में इतना कुछ पता चल चुका है।
इसका हिस्टेरेसिस गैप लो होता है ज्यादा होता है? लो हिस्टेरेसिस क्या? लो हिस्टेरेसिस। परमेबिलिटी ज्यादा, ससेप्टिबिलिटी। अगले प्रश्न में आते हैं। In what way is the behavior of diamagnetic material different from that of paramagnetic material when kept in an external magnetic field? अंदर उल्टी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन से वीक फील्ड रीजन की तरफ जाता है, पहला पॉइंट। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन से वीक फील्ड रीजन की तरफ जाता है, उसको फील्ड पसंद, इट इज गेट वीकली रिपेल्ड बाय द फील्ड। ठीक है, स्ट्रांगली नहीं, वो फील्ड से रिपेल होता है, फील्ड से रिपेल होता है। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन पैरामैग्नेटिक रिपेल भी नहीं होता। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट्स वीकली रिपेल्ड, वीकली बाय द मैग्नेटिक फील्ड, पहला पॉइंट। सेकंड, इट मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू द रीजन ऑफ, क्या ये भी लिखा था उस टेबल में? ठीक है, यकीन मानो 90% चीजें आपको टेबल की थी, इसलिए मैंने आपको टेबल दे दी थी। आगे बढ़े, अगर आगे बढ़े अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे chi stands for susceptibility for a given material, identify the class of material for which -1 से 0 के बीच में, यानी नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव डायमैग्नेटिक, 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से एप्सिलॉन, 0 से एप्सिलॉन, ये 0 नहीं आएगा यहाँ पे, 0 से एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो एक पॉजिटिव नंबर जो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, पैरा। राइट द रेंज ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दी सब्सटेंस। म्यू आर की रेंज क्या होगी? अरे 1 प्लस का ये होता है भाई, तो 0 से स्मॉल, अरे 1 प्लस कर दो ना बस। देखो ये काई में 1 प्लस करते हैं तो म्यू आर आता है ना, उसने मुझे काई की रेंज दे रखी है ना, देखो म्यू 1 प्लस करते हैं उसमें, इसमें 1 प्लस करो। अच्छा देखो, बीच वाले में 1 प्लस कर दिया, काई +1, इधर भी +1 कर दिया, 0 +1, इधर भी +1 कर दिया, -1 +1, और काई +1 क्या होता है? म्यू आर। तो म्यू आर 0 से 1 किसके लिए? ये डाय चल रहा है ना पहला केस, समझ में आया मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने, समझ में आ रहा है? मैंने पूरी इक्वेशन में इधर इधर और इधर +1 कर दिया, ऐसे था ये। ठीक है, आगे इसमें देखो क्या करोगे इसमें। एक सेकंड भैया, 0 से भी छोटा, 1 से भी छोटा, पहले जो लिखा है ये शायद साइन उल्टा प्रिंट हो गया है शायद, उसमें सही है ना? हाँ, तो टाइपिंग में एरर होगा। यहाँ देखो, यहाँ 0 +1, यहाँ काई +1, यहाँ एप्सिलॉन +1, तो क्या आएगा? 1 से जस्ट बड़ा, 1 से 1 से एप्सिलॉन +1, और ये काई थोड़ा हो जाएगा अभी, अब क्या हो जाएगा? पैरा। मैं जानता हूं कि उसने मुझे काई की रेंज दे रखी है, और वो मुझसे किसकी रेंज पूछ रहा है? म्यू आर की। तो काई और म्यू आर में यही फर्क होता है कि काई में +1 कर दो बस म्यू आर बन जाता है, तो म्यू आर की रेंज पूछ रहा है, मैंने +1 कर दिया हर तरफ, अपने आप ही म्यू आर की रेंज आ गई। ठीक है, आप सिंपल से भी देखो कि काई की रेंज जो दे रखी है उसमें दोनों तरफ +1 करना है, आपको दोनों तरफ +1 करना है, तो +1 करके आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर ऑफ अ मटेरियल हैज अ वैल्यू लाइंग। उसने मुझे म्यू आर की रेंज दी है बच्चों, म्यू आर की रेंज देके पूछ रहा है बताओ क्वांटिटी क्या है, बता दोगे? देखो ध्यान से, मैं म्यू आर को 1 प्लस काई लिख दूं, इस 1 को इधर भी ले जाता हूं, इधर भी ले जाता हूं, 1 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, अब पेपर में ना, पेपर में करके आना पड़ता है ऐसे, अगर आप पेपर में ये कर दोगे तो बेहतर रहेगा,
ठीक है, क्योंकि अगर एमसीक्यू में आया तो कोई डरने की बात नहीं, अगर 2 नंबर में आया तो फिर तो करना पड़ेगा, क्या आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कभी शो कहता है शो दैट, ये जानकारी देगा और बोलेगा शो करो कि ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि यार पैरामैग्नेटिक क्या हम जानते हैं, उसकी ससेप्टिबिलिटी स्मॉल पॉजिटिव होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा और लिखा पाई एम इज अ स्मॉल पॉजिटिव, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न मैम खदीजा, क्वेश्चन नंबर 15 होगा अगला प्रश्न, देखिए आप। हाउ इज इलेक्ट्रोमैग्नेट डिफरेंट फ्रॉम अ परमानेंट मैग्नेट? यही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत बहुत ज्यादा होती है, परमानेंट मैग्नेट वीक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग होता है। परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल में रिवर्स कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल रिवर्स कर सकता हूं करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ में करंट बढ़ा के बढ़ा सकता हूं, लेकिन एक परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ हम चेंज, एक परमानेंट मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ कमजोर होती है, वीक होता है। परमानेंट मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ कमजोर है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत और डायरेक्शन दोनों बदली जा सकती है, परमानेंट मैग्नेट की नहीं बदली जा सकती। दो डिफरेंस लिखने हैं। ठीक है, किसकी ताकत बदली जा सकती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की डायरेक्शन बदली जा सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। परमानेंट की डायरेक्शन और ताकत दोनों फिक्स होते हैं। परमानेंट यूजुअली बहुत कमजोर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजुअली हम स्ट्रांग ही बनाते हैं। रियल लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करना ज्यादा अच्छा होता है, करते भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज है। सारे डिवाइसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। परमानेंट मैग्नेट की फील्ड इतनी कमजोर है, काम ही नहीं आएगी हमारे। ठीक, तो ये आपके पास 19th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बता दोगे भाई? नेगेटिव है क्या? डाया है क्या? दो प्रॉपर्टी है क्या? मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग से वीक जाता है क्या? एक और प्रॉपर्टी बोल दो भाई। अरे वो अच्छा जी, क्वेश्चन वाली प्रॉपर्टी बोल दी तुमने। इट इज रिपेल्ड, इट इज वीकली रिपेल्ड बाय, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड डाया, और मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रीजन टू वीक रीजन इन मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, और नाम क्या है इसका? पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसकी काई की वैल्यू नेगेटिव है। कोई दिक्कत? अरे बोलो, टेबल में से कोई भी दो प्रॉपर्टी उठा के बोल देना भाई। अगला 22। तो जो क्वेश्चन नंबर है आपका, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि मैंने एक सब्सटेंस को क्या किया? हीट किया 1000 डिग्री और फिर ठंडा कर दिया इन अ मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस। मतलब एक आयरन बार को पहले गर्म किया गया और गर्म करके ठंडा कर दिया गया। देन कूल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस, विल इट रिटेन मैग्नेटिज्म? क्या लगता है आपको? आपने एक आयरन बार को गर्म किया, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बता देंगे? 22 बता लीजिए, ठीक है। आयरन पैरा होता है, फेरो होता है? बताओ भाई। आयरन की कई प्रजातियां होती हैं, पर आयरन तो हम फेरो लेते हैं, पैरा भी कभी कभी दिखता है, पर मोस्टली तो फेरो ही होता है। बताओ, गरम करके ठंडा करा, इसकी डिटेल में जाऊंगा तो कुछ और नहीं लिखा है इसमें, इतना लिखा है कि उसको 1000 डिग्री तक गर्म कराए और 1000 डिग्री तक गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर दिया। तो और मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस है, ठीक है। आपने किसने ये पढ़ा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है क्या? बताओ फिर कैसे होती है? ये फेरो जब टेम्परेचर बढ़ता रहता है, इनवर्स होती है क्या? इनवर्स, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। और पैरा के साथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फेरो में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब मेरी बात को, अरे तो तुम ध्यान से तो सुनो। देखो, एक टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर होता है, उसे कहते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। क्या? हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है, ठीक है। उस टेम्परेचर तक अगर आपने पहुंचा दिया, तो उस टेम्परेचर तक पहुंचने के दौरान जब आप गर्मी बढ़ाते रहोगे, वो अपनी मैग्नेटिक पावर लूज करता रहेगा। लेकिन क्यूरी टेम्परेचर पर पहुंचते ही वो बिल्कुल नॉर्मल चीज बन जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल, कोई मैग्नेटिज्म नहीं है उसके अंदर, लूज हो गई पूरी मैग्नेटिज्म। आयरन का पैरा और फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो चुकी है। तो आयरन को जब
700 डिग्री से ऊपर हीट करते हैं। कितना डिग्री? बीइंग प्रिसाइज 769 और 770 और 780 के आसपास होता है, ठीक है। आप अगर इसको इतने डिग्री तक गर्म कर दोगे तो उसके बाद ये मैग्नेटिज्म लूज कर देता है, फिर तुम ठंडा करो तो भी नहीं बनता मैग्नेट। तो हमने कितने डिग्री तक गर्म किया है? 1000। आप 780 से पहले ठंडा कर देते अगर तो मैग्नेटिज्म रिटेन हो जाती, पर हमने इसे 1000 डिग्री तक गर्म कर दिया, तो आपको जानकारी ऑब्वियसली नहीं होगी कि क्यूरी टेम्परेचर क्या है इसका, ठीक है। लेकिन बता दिया मैंने आपको कि आयरन का क्यूरी टेम्परेचर 760 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। क्यूरी की बात आई है तो एक बार क्यूरी लॉ समझ लो। क्यूरी लॉ सिलेबस का पार्ट इनडायरेक्टली है, ठीक है, और सिलेबस का पार्ट है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो टेम्परेचर पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे डिपेंड करती है? अगर आपने पैरा और फेरो के लिए टेम्परेचर बढ़ाया, वो अपनी मैग्नेटिक क्षमता लूज कर देंगे, उनकी काई की वैल्यू कम हो जाएगी, काई एम की वैल्यू कम हो जाएगी, और काई एम कम होगा तो म्यू आर भी। परमिएबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी बोथ विल डिक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। तो क्यूरी ने क्या कहा था? अभी प्रश्न आएगा क्यूरी लॉ, पहले बताया था। क्यूरी ने कहा था मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, यानी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाने की क्षमता किसी भी चीज की, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाती है। इनवर्स का रिलेशन होता है, और जब इनवर्स के रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो यहाँ पे एक सी कांस्टेंट आता है, काईएम इज इक्वल टू सी बाई टी, इसे कहते हैं। यहां मैं लिख सकता हूं 1 प्लस म्यू आर, काईएम की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर -1, म्यू आर -1 इज इक्वल टू सी बाई, ठीक है। तो म्यू आर आ जाएगा सी बाई टी प्लस 1। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए कोई न्यूमेरिकल का साधन है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें कहीं बड़ी होती हैं तो पता नहीं कैसे काम आ जाती है किसी भी एग्जाम में। कोई दिक्कत? ठीक बात है। तो ये क्यूरी लॉ था। क्यूरी ने कहा था टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। आउट ऑफ द टू मैग्नेटिक मटेरियल ए हैज हाई परमिएबिलिटी, ए की परमिएबिलिटी ज्यादा है। दो मटेरियल दे रखे हैं, एक है ए, उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है, यूनिटी 1 से बड़ी है परमिएबिलिटी, while B has a less than उसकी परमिएबिलिटी 1 से कम है, ठीक है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द मटेरियल्स। अब तो यार अपन समझ चुके हैं यार। आप अगर काई की भाषा में बात करोगे तो अलग बात होती है, और म्यू की भाषा में बात करोगे तो अलग बात होती है। हम ये समझ चुके हैं। अगर आप नहीं समझे तो आप समझ लो भाई कि काई की बात करते हैं तो काई का पूरा ब्रैकेट ऐसा बनता है काई एम का, कि काई एम अगर लेस देन 0, वी आर लेस देन ग्रेटर देन, नहीं समझ पाते हैं बच्चे नहीं। स्मॉल नेगेटिव तो डाया, हाई पॉजिटिव। और इसकी मदद से मैंने जब ये वाला फॉर्मूला लगाया तो म्यू आर के बारे में क्या जानकारी निकल के आई कि म्यू आर को क्या बोल सकते हो? अगर म्यू आर 1 से छोटा है, 1 से तो डाया, ठीक है। अगर म्यू आर 1 से बड़ा है, ठीक है, तो, और अगर म्यू आर 1 से बहुत बड़ा है तो फेरा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये 3 बातें क्लियर, ठीक है। तो ये काई का तो हम जानते ही थे, मैंने 1 प्लस कर दिया काई की वैल्यूज में तो ये आ गया, बस हर जगह 1 ऐड कर दिया। तो अब यहां पर कोई मुझसे बोल रहा है परमिएबिलिटी रिलेटिव ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब 1 से बड़ी है परमिएबिलिटी, ए की परमिएबिलिटी 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो पैरा होगा ए क्या है? पैरा। तो ए के बारे में आंसर जब लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ए इज पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। बी क्या है? लेस देन 1, तो लेस देन 1 डाया। अब क्या पूछ रहा है अगले पार्ट में मुझसे? विल देयर ससेप्टिबिलिटीज बी पॉजिटिव और नेगेटिव? तो पैरा के लिए लिख दूंगा स्मॉल ठीक है, तो यहां पे आपको बोला है कि ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई।
ये क्या है पैरा और ये क्या है? एरो वो कह रहा है एक यूनिफॉर्म फील्ड में दो बंदों को रखा गया, उनका डायग्राम बनाया गया है, एक्स और वाई स्पेसिमेन है, ये एक्स है ये वाई है। कह रहा है आइडेंटिफाई द टू स्पेसिमेन्स एक्स एंड वाई, पहचानो एक्स और वाई को पहचानो। एक्स क्या है और वाई क्या है? श्योर हो? क्या आपको लग रहा है फील्ड लाइन रिपेल हो रही है, फील्ड लाइन अट्रैक्ट हो रही है? भाई इसकी फील्ड बनाई क्या है हमने? अंदर वाले की, अंदर वाले की फील्ड की बात चल रही है ना, वो ऑपोजिट होती है। आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, तो इसे क्या बोलोगे? सुन लो, फेरो मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का ही एक्सट्रीम केस होता है। फेरो जो है वो पैरा का ही एक्सट्रीम केस होता है, वरना क्वांटिटीज तो दो ही होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रही है, एक रिपेल कर रही है। अट्रैक्ट में जो बिल्कुल ही अपने अंदर से गुजारती है उसे फेरो बोल देते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली अट्रैक्ट करती है उसे पैरा बोल देते हैं। तो ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, इसको हम डायमैग्नेटिक बोलेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? स्टेट द रीजन फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द फील्ड लाइंस इन एक्स एंड वाई। कि रीजन क्या है बताओ, कि यार ये अलग अलग लाइंस क्यों बन रही हैं एक्स और वाई में? आप बोलोगे इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अरे उत्तर, क्योंकि पैसा तो उत्तर का ही, नंबर तो उत्तर से मिलेंगे। उत्तर क्या है इसका? कि यार ये हमें पता है, ये डाया ये पैरा, तो डाया पैरा ठीक है, लेकिन इसकी लाइन ऐसी इसकी लाइन ऐसी क्यों? तो डाया पैरा। कई बच्चों को भी लग रहा है कि कुछ अलग है, ये डायमैग्नेटिक है ये पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक को डायमैग्नेटिक इसलिए बोलते हैं, या इसकी फील्ड अजीब इसलिए बन रही है क्योंकि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके जो अंदर के डाइपोल्स हैं, ये ऑपोजिट ओरिजिनल फील्ड के ऑपोजिट अलाइन है, ठीक है। द मैग्नेटिक डाइपोल्स इनसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर अलाइंड ऑपोजिट टू द applied field, opposite to the field. That is why they repel the field. The dipoles of a paramagnetic substance are aligned in the direction of field. That is why field gets attracted by paramagnetic substances. Paramagnetic substance field को attract करता है, diamagnetic field को repel करता है। समझ में आया? अरे बोलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 20। एक बार सर्कल कर लेना यार इसको, जो तुम करते जा रहे हो इसको सर्कल कर लेना। ये तो सारे ही आप बता दोगे। आपको पता है कि परमानेंट मैग्नेट और क्या बोला है उसने? कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो देखो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि कोर ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर में क्या यूज करते हैं, और इसकी तीन बातें भी अब तक रट चुकी होंगी आपको। इसके तीन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। हिस्टेरेसिस लो होता है, हाई परमेबिलिटी हाई। इधर आ जाओ। परमानेंट मैग्नेट के लिए आपको एक ऐसी चीज चाहिए होती है, सॉफ्ट आयरन ले लिया। परमानेंट मैग्नेट सॉफ्ट आयरन से नहीं बनता। आपने अब तक कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं किया जब परमानेंट मैग्नेट आपने सॉफ्ट आयरन से बनाया हो। आप चेक करो पहले। तो बच्चों को ना ये सॉफ्ट आयरन ऐसे बहुत बार सुनते हैं तो लगता है हर जगह सॉफ्ट आयरन मिल जाएगा। परमानेंट मैग्नेट हमने सॉफ्ट आयरन में नहीं यूज किया, सॉफ्ट आयरन को हमने यूज नहीं किया। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो लॉन्ग टर्म तक अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन रखें, ठीक है। बार मैग्नेट उसका एग्जांपल होता है। हमने पढ़ा था हाई ससेप्टिबिलिटी हाई कोर्सिविटी, उसकी प्रॉपर्टी होती है। ये हमारा तीसरा प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न था आज का शायद, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। क्या यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट? जितने भी जैसे होता है ना हॉर्स शू मैग्नेट बनते हैं, तो उनको ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिनको एक बार मैग्नेट बना दिया तो सालों तक वो मैग्नेटिक फील्ड रिटेन रखेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता ना रिटेन वर्ड यूज करना, क्योंकि हम परमानेंट मैग्नेट बनाते भी हैं। जो परमानेंट हम बनाते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस से बनाते हैं जो मैग्नेटाइज होने के बाद अपनी मैग्नेटिक फील्ड को सालों तक लेके बैठता है, कहता है रहेगी मेरे पास, छोड़ता ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड को। तो स्टील इसका एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? स्टील। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए प्रेफर्ड चीज स्टील होती है। स्टील से ही बनते हैं। Why does paramagnetic substance display greater magnetization for the same magnetizing field when cooled? How does the diamagnetic substance respond to similar temperature change? अब इसमें ये क्या सैचुरेशन पॉइंट दिया है। अरे क्वेश्चन पढ़ भाई। कूलिंग की बात कर रहा है वो। कूलिंग कहां से ले जाने? कहां ले जाने की तो बात ही नहीं करी। वो तो नॉर्मल, हम तो क्या मानेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पढ़ा था कुछ, उसके बाद वो कह रहा है ठंडा कर दिया। ठंडे करने से बढ़ जाएगी सेम फील्ड पे वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ससेप्टिबिलिटी
बढ़ जाएगी। आप एक बात को ध्यान से देखना, काईएम का फॉर्मूला होता है, यहां लिखा है क्या, काईएम होता है m/h। वो बोल रहा है मैं फील्ड को सेम रखूंगा। क्वेश्चन ने बोला, देखो क्या बोल रहा है, फॉर द सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैंने सेम रखी, बस बताओ टेम्परेचर कम कर दिया, कूल्ड, टेम्परेचर कम करने से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन क्यों शो कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर कम करते हो, सॉरी कूलिंग करोगे, टेम्परेचर कम करोगे, तो क्यूरी ने कहा था xm प्रोपोर्शनल टू 1/t, t कम करोगे तो काई बढ़ेगा, और काई बढ़ेगा तो m बढ़ेगा, क्योंकि फील्ड तो आपने सेम रखी है, तो काई बढ़ेगा तो m बढ़ेगा, तो वो ज्यादा मैग्नेटाइजेशन डिस्प्ले करेगा, जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब इन द सेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। तो ये वाई पूछ रहा था, इसने मुझे बोला ऐसा होता है, वो रीजन पूछ रहा है, वाई डज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन फॉर द सेम फील्ड व्हेन कूल्ड। ठंडा करने पर सेम फील्ड रखो फिर भी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन ऑफर करता है। समझ गए क्यों? क्योंकि काई बढ़ जाता है। काई क्यों बढ़ता है? क्यूरी ने कहा था। आप लिखोगे xm प्रोपोर्शनल टू 1/t फ्रॉम क्यूरी लॉ, सो एज टेम्परेचर डिक्रीजेस काई एम इंक्रीजेस, इफ काई एम इंक्रीजेस एम विल आल्सो इंक्रीज, तो हेंस प्रूव्ड, बता दिया आपने उसे। अच्छा अब मुझे बताओ टेम्परेचर से डाया पे क्या फर्क पड़ता है? पढ़ा क्या? टेबल है टेबल। तो हाउ डज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिस्पॉन्ड टू सिमिलर टेम्परेचर चेंज? नो चेंज। डायमैग्नेटिक में घंटा चेंज, किसका चेंज नहीं आता? विद्वान विद्वान। ठीक है, कुछ 2-3 प्रश्न और हैं, आगे आइए। 3 आइडेंटिकल स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल निकल, एंटीमनी, एल्यूमिनियम आर केप्ट। निकल, निकल फेरो होता है, एल्यूमिनियम पैरा होता है, पढ़ा है हमने डी ब्लॉक। भाई सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हाईली फेरोमैग्नेटिक, तो निकल क्या होगा? निकल फेरो, निकल तो हाईली मैग्नेटिक है ना, तो फेरो ही होगा ना। तो बेटा पैरा 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 और डाया में जाते हैं ना, पैरा डाया कैटेगरी होते हैं, ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हाईली पैरामैग्नेटिक होता है निकल, तो इसलिए फेरोमैग्नेटिक है। निकल फेरोमैग्नेटिक है। एंटीमनी, तो एंटीमनी कौन से ग्रुप में आता है पता है? 15 ग्रुप का बंदा है एंटीमनी। एंटीमनी डायमैग्नेटिक होता है क्या? सॉरी, हाँ डायमैग्नेटिक होता है। एंटीमनी एल्यूमिनियम पैरा। तो आप डिजाइन तो बना दोगे ना फील्ड का? भाई बनाना तो डायग्राम ही है ना मुझे। निकल, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज पैरा, निकल इज फेरो, एंटीमनी इज डाया। आपको बस सुनो, पहले प्रॉपर फील्ड लाइन बनाना। ठीक, ये 4 फील्ड बना दी मैंने, ये नॉर्मल फील्ड है। अब मैं इस फील्ड में एक बार क्या करूंगा, एक सब्सटेंस रखूंगा, एक बार दूसरा, एक बार तीसरा। तो वो बोल रहा है क्या मॉडिफिकेशन आ गई? अगर डाया रखूंगा तो ऐसे आ रही थी, ऐसे हो गई। ठीक है, और पैरा में क्या होगा? तो अंदर जाएंगे तो। और फेरो में तो सारी अंदर जाएंगे। तो पहले नॉर्मल फील्ड दिखा देना, फिर बाकी फील्ड में सब्सटेंस रख के दिखा देना। ठीक है, और इस पे नाम यहां बीच में ही लिख देना कि ये कौन होगा? ये होगा एंटीमनी, बीच में निकल में है ना। हाँ, ये क्या होगा? एल्यूमिनियम। और ये पूरे अंदर जाएगी तो कोई दिक्कत? आई और एच का ग्राफ दे रखा है। देखियो, ये साला कॉपी करने में गलत कॉपी हो जाए, फोटो ही तो खींची थी इसकी। अच्छा, एम और एच, इधर देखो भैया, इधर इधर। एम और एच का रेशियो क्या देता है? काई एम। कल ही बताया था, जो न्यूमरेटर वाले के पास होता है उसका काई ज्यादा होगा। एम वाली एक्सिस के पास, ये एम है, यहां पर एम है, एम वाली एक्सिस के पास कौन है? बी। तो बी के जो काई की वैल्यू है, काई ऑफ बी इज ग्रेटर देन काई ऑफ बी की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, इतनी जानकारी ले ली ग्राफ से? अरे नहीं आई क्या जानकारी? एम और एच का ग्राफ है, रेशो देता है काई, तो मैं जानता हूं काई इज इक्वल टू एम बाय एच, जिसका जोन सा ग्राफ एम की एक्सिस के पास होगा उसकी काई की वैल्यू बी की काई की वैल्यू ज्यादा है। ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है
दो मेटल हैं ए एंड बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी। फेरो और अरे फेरो की ज्यादा होती है काई, इसकी कम होती है, दोनों की पॉजिटिव है। अच्छा पता है अगर डाया बनाता है इस ग्राफ में तो डाया कैसा बनता है? स्लोप नेगेटिव। डाया तो नीचे बनता गिरता हुआ, डाया का ग्राफ गिरता, क्योंकि डाया तो नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होता है। ए और भी पहचान लिया, बी फेरो है क्योंकि इसका काई ज्यादा है, ये पैरा। फॉर द मटेरियल ए प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस टेम्परेचर। रेक्टेंगुलर है। हाँ रेक्टेंगुलर है। किसके लिए बनाना है? पैरा। ए के लिए। मैं जानता हूं काई एम प्रोपोर्शनल टू टी होता है क्या? काई एम ओपन कैसे होता है? अरे यार तुम एक मिनट रुक जाओ यार, तुम यार काई एम क्या होता है? एम बाय एच। क्या होता है भाई? क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है। तो काई का मैं कौन सा फॉर्मूला खोलूं भाई? काई एम का कौन सा फॉर्मूला खोलोगे? 1 प्लस ये वाला खोलोगे? हाँ बहुत बढ़िया। तो ये देखो जरा एक बार इधर से कि काई एम होता है एम बाय एच और काई एम होता है प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी। तो एम बाय एच प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी। मुझे एम वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है, इनवर्स का रिलेशन आ रहा है, ठीक है सही है क्या? तो m प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी, तो इनवर्स का ग्राफ बनेगा। ए के लिए बनाना है तो मेरा उत्तर ये रहेगा बी पार्ट का, m और t। टेम्परेचर बढ़ाने से m भी कम हो जाएगा, काई m तो कम होता ही है। कोई दिक्कत? बेटा दो सिमिलर बार लिए गए, मेड फ्रॉम टू डिफरेंट मटेरियल्स पी एंड क्यू, प्लेस वन बाय वन इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म। इट इज ऑब्जर्व दैट बार P मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग जा रहा है पैरा, बार Q मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। पहचान लिया। डायग्राम बना दो, फील्ड लाइन बना दो, कोई दिक्कत? मेरी बात समझ रहे हो? मैग्नेटिज्म मैटर का एक पार्ट है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में चर्चा इतनी करता है, डिट्टो सेम है हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा, बट फिर भी एक बार मैग्नेट के बारे में जितना जान सकते हो जान लो। बार मैग्नेट कहते हैं उसे। इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इन दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ को QM कहते हैं, QM। एक को प्लस QM लेते हैं, माइनस QM मतलब नहीं लेना नहीं चाहिए क्योंकि चार्ज तो है नहीं है, पर फिर भी नॉर्थ पोल को प्लस QM कहते हैं, साउथ पोल को माइनस QM कहते हैं, ठीक है। तो ये QM होती है पोल स्ट्रेंथ, पोल की ताकत, ठीक है। तो पहली बातचीत ये कि हर डाइपोल की डाइपोल मोमेंट होती है, हर मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट होती है। क्या होती है? अच्छा मैग्नेट की मजबूरी सुनो। मैग्नेट की मजबूरी क्या है कि सिंगल पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। सिंगल पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। एक पोल हो ही नहीं सकता। मैग्नेट में दो पोल ही होंगे, तो मैग्नेट हमेशा डाइपोल में ही रहता है। डाइपोल मतलब दो पोलों में रहता है, एक नॉर्थ एक साउथ हमेशा होगा। आप जीवन में कोई ऐसा मैग्नेट नहीं बना सकते जिसमें सिर्फ नॉर्थ हो या सिर्फ साउथ हो, ठीक है। तो अगर आप इसको तोड़ते भी हो, आप ये बात जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। मैं अगर इस मैग्नेट को दो हिस्सों में तोड़ूंगा तो मेरे पास नॉर्थ साउथ के पेयर आ जाएंगे, कोई दिक्कत? अब इसके बाद में एक प्रॉपर्टी आती है इसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या हमारे सिलेबस में उस पर चर्चा भरपूर है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये रही पोल स्ट्रेंथ। सेंटर लाइन को O मानते हैं, इधर से दूरी L लेते हैं, इधर से दूरी L लेते हैं, टोटल दूरी 2L हो गई। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो कहा जाता है हर मैग्नेट डाइपोल है, दो पोल होते हैं, तो हर मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट होती है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू ईदर पोल स्ट्रेंथ, कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच की दूरी 2L। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ होती है, साउथ टू नॉर्थ। ये बिल्कुल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और मैग्नेटिक फील्ड जाती है नॉर्थ टू साउथ। लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहां जाता है? उल्टा। इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम पॉजिटिव पोल, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट टू नेगेटिव। पर डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उल्टा, नेगेटिव से ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जाती है नॉर्थ से साउथ, हम जानते हैं नॉर्थ से निकलती है साउथ में आती है। लेकिन डाइपोल मोमेंट कोई दिक्कत वाली बात, पक्की बात है, श्योर है?
100%। अब पेपर में प्रश्न आता है कि अगर मैं एक मैग्नेट को वर्टिकली काटूं या हॉरिजॉन्टली काटूं, तो ये बताओ कि इनकी डाइपोल मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बताओ, वर्टिकली काटेंगे तो डाइपोल मोमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो। वर्टिकल में तो चर्चा का विषय ये है कि बच्चे इसका उत्तर लिख के आते हैं हाँ या नहीं के रूप में। उत्तर है दोनों में फर्क पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से। पहला केस ध्यान से देखें, आपका नाम राघवी है, हंसे बिना ध्यान से ये काम आएगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे। तो अगर आप मैग्नेट को ऐसे तोड़ते हो, इसकी पोल स्ट्रेंथ अगर QM थी बड़े वाले मैग्नेट की, तो तोड़ने के बाद जो दो हिस्से बनेंगे इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, QM बाय। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट M था QM इंटू 2L, तो जो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट आएगा M डैश QM बाय 2 इंटू QM इंटू L, यानी कि M डैश इज इक्वल टू M बाय आधी हो गई ना भाई। ये 2 QM इंटू L था, ये सिर्फ QM इंटू L है। वर्टिकल कट किया है, और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कट कर लूं तो लंबाई आधी हो गई क्या। इसकी लंबाई 2L थी, इसकी लंबाई L है। स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेंथ पे फर्क। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या थी, QM इंटू 2L, इसकी क्या होगी M डैश QM इंटू 2L बाई 2। L ही होगा, सीधा 2L बाई 2 क्यों कर रहे हो, इधर पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, दैट्स इट। तो यहां पर भी M डैश क्या हो गई, M बाई 2, यानी कि मैग्नेट को कैसे भी काटो डाइपोल मोमेंट आधी हो जाती है भाई। तुम बराबर काट रहे हो तो ऐसे काटो या ऐसे काटो, ठीक है। अच्छा सुनो एक बात, ये बात भी जरूरी है। नहीं, टॉर्क वर्क तो डायरेक्ट फॉर्मूले है वो तो। बच्चों यहां पर ना इसे कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। हर मैग्नेटिक एक एक्सिस की बात करता है ना, वो कोई बताएगा नहीं। इसे मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं, जो नॉर्थ साउथ पोल से गुजरती है, और इसे कहते हैं इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं सेंटर से गुजरता है मैग्नेटिक। तो हर बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक एक्सिस होता है और एक मैग्नेटिक इक्वेटर। क्यों बता रहे हो भैया, ये क्या जान के कर लेंगे। पेपर में जब क्वेश्चन आया था ना, जिस साल आया था पेपर में आया, हाँ पेपर में क्वेश्चन आया था, अब मैग्नेट इज कट अलोंग मैग्नेटिक इक्वेटर। एक मैग्नेट को मैग्नेटिक इक्वेटर के अलोंग कट किया। बच्चा कह रहे कैसे कट किया। पर एक शाना बच्चा था, लास्ट ईयर में ये बात बता रहा था, एक शाना बच्चा था, शानी बच्ची थी, तो उस बच्ची ने मुझसे कहा भैया वो मैग्नेटिक इक्वेटर से कट करे, मैग्नेटिक एक्सिस से कट करे, डाइपोल मोमेंट तो आधा ही होगा ना। हाँ अरे तो आधा ही आ रहा है M/2, कर ही देंगे। तो अगर MCQ ना भी हो तो भी M/2 तो लिख ही देंगे। 1 मार्कर और 2, इसमें क्या 5 मार्कर छोड़ना आएगा, ठीक है, हम लिख देंगे, डाइपोल मोमेंट आधा हो जाएगा। पर उस बच्ची को, बेचारी बच्ची को ये समझ में नहीं आया कि अगर बता दिया मैंने, खैर अगर उसने पूछा कि अब मैग्नेट इज कट अलोंग इट्स मैग्नेटिक इक्वेटर, व्हाट इज द न्यू पोल स्ट्रेंथ, नई पोल स्ट्रेंथ क्या होगी। तो अगर वो ऐसे कट हुआ, अगर वो ऐसा समझेगी इक्वेटर को, तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। ये समझेगी तो सेम रहेगी। तो भाई इक्वेटर पता होना जरूरी है, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ पूछ लिया, हर बार थोड़ा डाइपोल पूछेगा। डाइपोल मोमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों केस में आधी हो रही है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ पे ऐसा नहीं हो रहा। एक्सिस के अलोंग कट करते हो तो पोल स्ट्रेंथ आधी होती है, इक्वेटर के अलोंग पोल स्ट्रेंथ आधी नहीं होती, सेम रहती है। कोई दिक्कत आया क्या, अच्छी बात है। इसके बाद 3 फॉर्मूले बिल्कुल सहजता के साथ, कि अगर आपका मन करे और आप एक मैग्नेट, बार मैग्नेट की एक्सिस पे, एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे जो सेंटर लेंथ से x दूरी पे एक मैग्नेट की एक्सिस पर एक पॉइंट लिया गया, इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वही होगा जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, के पी। वहां पे डाइपोल मोमेंट P था या डाइपोल मोमेंट M है, के M बाय एक्स क्यूब, 2km बाय एक्स क्यूब, ठीक है। बिल्कुल के की वैल्यू ओपन करके दिखाएंगे आपको। इसमें के हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, उसमें के था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम फॉर्मूला। न्यूमेरिकल बिल्कुल वेट करेगा आपकी इसका। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2km बाय एक्स क्यूब, पर न्यूमेरिकल से बेहद वेट ज्यादा करेगी आपकी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी, वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती थी, क्या होती थी,
एक्सियल पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव? जो एम की डायरेक्शन, बहुत बढ़िया, क्या? सेम डायरेक्शन विद एम, साउथ से नॉर्थ। तो इसका आंसर होगा साउथ से भाई। एम की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या है? साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ। एक इक्वेटोरियल पॉइंट होता था, याद है? उसमें एंटी पैरेलल आता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना? इक्वेटोरियल पॉइंट पर डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन एक्सियल पॉइंट पे होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। किसी और की डायरेक्शन भी तो होती है डाइपोल मोमेंट की। तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट का साथ देती है, डाइपोल मोमेंट का साथ देती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट का साथ देगी, साउथ से नॉर्थ जाएगी, कोई दिक्कत? लेकिन ऐसे ही एक केस हमारा इक्वेटोरियल वाला भी होता है, इक्वेटर। यहां पर एक पॉइंट लिया सेंटर से एक्स दूरी पर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या होगी? के एम बाय एक्स क्यूब। सही है, के एम बाय एक्स क्यूब। और बताओ जरा, कुछ और बताओ। डायरेक्शन नॉट टू। एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड है वो अपोज करती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जिस तरफ है उसके उल्टी तरफ। सही है, एट एनी पॉइंट नहीं होता ऐसा एक मैग्नेट के एट एनी पॉइंट नहीं निकालता है, मैग्नेट के एक्सियल पे और मैग्नेट के इक्वेटोरियल पर क्या मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रश्न है। आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक फॉर्मूला और है, पोटेंशियल एनर्जी याद है? याद है? टॉर्क याद है? टॉर्क पीई। पी मतलब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब बताओ जरा, यहां पर जो दो नए फॉर्मूले आएंगे वो क्या आएंगे? टॉर्क एम क्रॉस बी। अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने किसी मैग्नेट को रख दिया नॉर्थ साउथ करके, तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा? टॉर्क लगेगा डाइपोल मोमेंट, उसमें क्या होता था? P इंटू ई, डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां होगा M इंटू बी, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, एम बी साइन थीटा, टॉर्क। और एक और था वहां पे, क्या? पोटेंशियल एनर्जी, वो इसमें नहीं है। P cos थीटा माइनस पी कॉस थीटा फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहां पर भी आना चाहिए था माइनस एम बी कॉस थीटा, लेकिन हम मैग्नेटिक मोमेंट की सॉरी रोटेशन की बात नहीं करते इसमें। ठीक है, आपका अगर प्रश्न आ भी जाए तो कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। सही है।